Hello and welcome to Esther's classes. Today we'll discuss about somatoform disorder. What is somatoform disorder? Somatoform disorder is also known as somatic symptom disorder or somatization disorder. somatoform disorder को somatic symptom disorder और somatization disorder भी बोलते हैं. जब हम सोमैटिक की बात करते हैं तो सोमैटिक का मतलब होता है फिजिकल. तो यहाँ पर सोमैटिक सिम्टम कहा गया है, मतलब फिजिकल सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं. अब हम देखेंगे डेफिनेशन. सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय persistent and repeated manifestation of one or more physical symptoms which do not have any physical basis और मेडिकल कंडीशन. सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि फिज़िकल सिम्टम्स शो होते हैं बार बार, जिसका कि कोई फिज़िकल बेसिस और मेडिकल कंडीशन नहीं होता. उसको हम बोलते हैं सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर. सोमैटिक सिम्टम फिजिकल सिम्टम्स का बार बार शो होना किसी एक पेशेंट में, जिसका कि कोई भी मेडिकल डायग्नोसिस या फिजिकल बेसिस नहीं है. ये सिम्टम्स लगभग ओरिजिनल सिम्टम्स के सिमिलर होते हैं या फिर उनसे थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, पर इनका कोई भी डायग्नोसिस या मेडिकल कंडीशन से इसका एविडेंस नहीं मिलता. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर. सबसे पहला है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर. सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर इज मल्टीपल सोमैटिक सिम्टम्स अनएक्सप्लेन्ड बाय फिजिकल फाइंडिंग्स. एक या एक से ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स का प्रेजेंट होना जिसका कि कोई फिजिकल फाइंडिंग से एविडेंस नहीं मिलता, उसको हम बोलते हैं सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर. नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रियासिस. हाइपोकॉन्ड्रियासिस मीन्स persistent preoccupation with a fear or belief of having serious disease despite of repeated medical reassurance. सिम्टम्स प्रेजेंट हो रहे हैं, उसके बाद रीअश्योर कर दिया गया, सारे मेडिकल टेस्ट कर दिए गए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एक डर अंदर बैठा हुआ है कि उसको कोई बहुत ही सीरियस बीमारी है. मान लीजिए एक माइल्ड पेन भी है तो उसको ये लगने लगता है कि उसको कोई बहुत सीरियस बीमारी है, उसको हार्ट अटैक आने वाला है या कैंसर हो गया है, और उससे वो डर उसके अंदर प्री ऑक्यूपाइड है और उसका एंशियसनेस बढ़ रहा है और कम नहीं हो रहा. भले ही वो 10 बार जाके टेस्ट करवा चुका और उसको रीअश्योर करवा दिया गया हो कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस कंडीशन को हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोलते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे सोमैटोफॉर्म ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन डिसऑर्डर. सोमैटोफॉर्म ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन डिसऑर्डर, इसमें जो सिम्टम्स रहते हैं वो ऑटोनॉमिक कंट्रोल में जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और ऐसा वो इतने सिमिलर होते हैं ऐसा लगता है कोई सच में फिजिकल डिसऑर्डर है. पर जब हम टेस्ट करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे तो कोई भी फिजिकल डिसऑर्डर या मेडिकल कंडीशन नहीं रहती. इसमें सिम्टम्स जो कि ऑटोनॉमिक कंट्रोल में होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पैल्पिटेशंस, हिकअप्स, हाइपरवेंटिलेशन, इरिटेबल बाउल, डिसयूरिया. ऐसे सिम्टम्स जो कि वॉलंटरी कंट्रोल के नहीं होते वो अपीयर होते हैं, और वो इतने सिवियर और सिमिलर टू द रियल सिम्टम्स होते हैं कि ऐसा लगता है कि फिजिकल डिसऑर्डर प्रेजेंट है, पर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस बाय द इन्वेस्टिगेशंस ये पता चलता है कि कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है. नेक्स्ट है परसिस्टेंट सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर. इसमें एक बहुत ही सिवियर पेन हमेशा पेशेंट को बना रहता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, और वो पेन एक या एक से ज़्यादा जगह भी हो सकता है एक साथ. जैसे एक जगह पेन है, दूसरे जगह पेन है, तीसरे जगह, ऐसे बॉडी के 3-4 जगह बहुत ही सिवियर पेन होता है, और पर उसका कोई भी फिजिकल बेसिस नहीं होता. और ये जो सारे सिम्टम्स या जितने भी टाइप्स हमने देखे हैं वो सब रियल में पेशेंट एक्सपीरियंस करता है. ऐसा नहीं है कि वो फेक कर रहा है या नाटक कर रहा है, वो रियल में सारे सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करता है. नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, कि कौन कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं हमें सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में. फर्स्ट है सिवियर एंग्जाइटी एंड वरी. बहुत ज़्यादा सिवियर एंग्जाइटी और वरी होती है. इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि उसको सोशल और वर्क में इम्पेयरमेंट होने लगता है, कोई काम ठीक से नहीं कर पाता, पूरे टाइम दिमाग में सिर्फ यही बैठा रहता है कि कहीं उसको कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है. और जब भी सिम्टम्स अपीयर होते हैं और सिवियर एंग्जाइटी और वरी होने लगता है.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी सिम्टम्स है वो पेशेंट फेक नहीं कर रहा है, उसको रियल में वो सिम्टम्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है। नेक्स्ट है लोकेशन टाइप्स और सिवियरिटी जो होती है सिम्टम्स की वो ओवर टाइम चेंज हो सकती है। हो सकता है 4 महीने पहले कोई और लोकेशन में दर्द हो रहा हो और अब 4 महीने बाद कोई और लोकेशन में दर्द हो रहा हो, सिवियरिटी पेन की और ज़्यादा बढ़ गई है या सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो कई बार यही रीज़न होता है कि ये डायग्नोस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमेशा लोकेशन या सिवियरिटी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये जो प्रॉब्लम है वो फीमेल्स में मोस्ट कॉमन है और रिपीटेड हेल्थ केयर विजिट करने के बाद भी वेरिफिकेशन और रीएश्योरेंस करने के लिए पेशेंट हमेशा जाता रहता है और उसके बाद भी उसकी एंग्जाइटी कम नहीं होती। फिर सोशल वर्क में ऑक्यूपेशनल एरियाज़ में इम्पेयरमेंट आने लगता है, वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, अपने वर्क में उसका परफॉर्मेंस पुअर होता जाता है और साथ में वो अपने सिम्टम्स को वॉलंटरीली कंट्रोल नहीं कर पाता और उसको ये रियलाइज़ नहीं होता कि ये एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार रीएश्योरेंस के बाद भी उसको एक एंग्जाइटी बनी रहती है कि कहीं उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस सिवियर स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कन्वर्ट होता है मेडिकल सिम्टम्स में या फिजिकल सिम्टम्स में। और एक न्यूयर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई सिवियर स्ट्रेस या ट्रॉमा का हिस्ट्री नहीं भी है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी में छोटे से चेंज को लेकर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनमें भी सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के सिम्टम्स दिखते हैं। तो 2 कॉजेस हैं, एग्जैक्ट कॉज अननोन है पर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या स्ट्रेस के वजह से ये हो सकता है। और साथ में अगर जो कोई जिसकी पर्सनालिटी बहुत सेंसिटिव पर्सनालिटी है, अपनी बॉडी में कोई भी चेंजेस को लेकर वो बहुत ज़्यादा ओवर एंशियस या सेंसिटिव हो जाता है, तो उनमें सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के सिम्टम्स दिखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस में हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं टू रूल आउट कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम या फिजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है और साथ में सारे मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं कि रियल में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट तो नहीं करती इसको रूल आउट करने के लिए। और साथ में कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं जिसमें हम फोकस करते हैं टूवर्ड्स द साइकोलॉजिकल हिस्ट्री। नेक्स्ट हम देखेंगे सिवियरिटी माइल्ड हो सकती है अगर एक फिजिकल सिम्टम्स विद कॉग्निटिव सिम्टम प्रेजेंट है। तो जब हम बात करते हैं फिजिकल सिम्टम की, वो रिलेटेड रहता है टू द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। इट मे बी जीआई ट्रैक्ट, लंग्स और ब्रेन और लिवर और अदर सिस्टमिक प्रॉब्लम्स जैसे कि और जैसे कि ब्लड में इन्फेक्शन है या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, ये सारे फिजिकल सिम्टम्स में आते हैं। कॉग्निटिव सिस्टम्स में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वरी, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो कॉग्निटिव सिम्टम्स में आते हैं। तो जब सिवियरिटी की बात कर रहे हैं तो माइल्ड वो होता है जिसमें एक फिजिकल सिम्टम और एक कॉग्निटिव सिम्टम प्रेजेंट होते हैं। मॉडरेट 2 या 2 से ज़्यादा कॉग्निटिव सिम्टम्स और 2 फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। सिवियर में 2 या 2 से ज़्यादा कॉग्निटिव सिम्टम्स विद मल्टीपल फिजिकल सिम्टम्स, बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स के साथ 2 या 2 से अधिक कॉग्निटिव सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं या फिर कोई एक बहुत ही ज़्यादा सिवियर सिम्टम प्रेजेंट होता है। तो इसके बेसिस पे हमने सिवियरिटी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट में फर्स्ट है ड्रग थेरेपी, जिसमें कि एंटी डिप्रेसेंट्स और बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स का कामिंग इफेक्ट होता है और एंटी डिप्रेसेंट्स डिप्रेसिव सिम्टम्स को दूर करते हैं। साइकोलॉजिकल थेरेपी में रिलैक्सेशन थेरेपी दे सकते हैं टू रिलीव स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी उनके सोच को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, पॉजिटिविटी इंड्यूस करने के लिए, रीएश्योरेंस को, ताकि वो एक्सेप्ट कर सके कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ सपोर्टिव साइकोथेरेपी भी दे सकते हैं। अब हमने पढ़ लिया सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के बारे में और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन डिसऑर्डर के बारे में। तो अब हम सिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटी है कन्वर्जन डिसऑर्डर और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर। दोनों ही साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकता है। दोनों के ही जब सिम्टम्स आते हैं तो पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्शियस और वरी करता है और दोनों के ही प्रेजेंट होने से इम्पेयरमेंट इन सोशल एंड वर्क फंक्शनिंग होता है।
तो फिर दोनों अलग अलग क्यों हैं? जब दोनों ही साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का रिजल्ट है तो फिर दोनों अलग अलग क्यों हैं? तो इसको समझने के लिए हम डिफरेंस देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में कोई भी सिम्टम प्रेजेंट हो सकता है बॉडी के किसी भी सिस्टम से रिलेटेड, लेकिन कन्वर्जन डिसऑर्डर में स्पेसिफिकली सिर्फ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम ही प्रेजेंट होता है। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स होते हैं वो रियल वन से कई बारी सिमिलर लगते हैं और कई बारी डिफरेंट लगते हैं, लेकिन जो कन्वर्जन डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं वो एक्चुअल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से बहुत अलग होते हैं। जैसे हमने कन्वर्जन डिसऑर्डर को पढ़ते समय पढ़ा था एक्चुअल सीजर और ट्रू सीजर और स्यूडो सीजर के बीच का डिफरेंस, वैसे ही जो कन्वर्जन डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं वो रियल सिम्टम्स से अलग होते हैं। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है या टू मच सेंसिटिविटी टू द चेंजेस इन बॉडी की वजह से भी हो सकता है, और कन्वर्जन डिसऑर्डर स्पेसिफिकली किसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और ट्रॉमा का ही रिजल्ट होता है। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में वो अपने सिम्टम को लेकर टू मच एंशियस और वरीड होता है, बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है एक छोटे से सिम्टम को प्रेजेंट होने की वजह से भी। लेकिन कन्वर्जन डिसऑर्डर में वो सिम्टम प्रेजेंट होने के टाइम तो एंशियस रहता है, लेकिन वो उसको ये चिंता नहीं रहती कि उसकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाए, या वो अपने सिम्टम्स की तरफ बहुत ही लेस कंसर्न दिखाता है। तो ये थे कुछ डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर एंड कन्वर्जन डिसऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेटर कि ये दोनों अलग अलग क्यों हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। होप यू एंजॉयड द वीडियो और आपको समझ में आया।